हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट ज्योग्राफी की पहली क्लास हमने पढ़ ली थी और आज हम ज्योग्राफी की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट हमने राजस्थान के परिचय चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे और परिचय चैप्टर में हमने जो बात की थी आपसे वो राजस्थान की सामान्य परिचय की बातें, उसके बाद राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की आकृति, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर चुके थे। इस नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खंड है वो है राजस्थान की स्थिति। देखिए, मैं बात करता हूं आपसे राजस्थान की स्थिति। देखो, जहां तक स्थिति का सवाल है दो चीजें हमारे सामने हैं। पहली कंडीशन अगर मैं आपसे बात करता हूं वो है डायरेक्शनल कंडीशन। कैसी कंडीशन? डायरेक्शनल कंडीशन या दिशात्मक स्थिति। देखो, दिशात्मक स्थिति की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दिशात्मक स्थिति में कल मैंने जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है और उस वीडियो में मैंने आपको 3 कंडीशंस राजस्थान की बताई थी। सबसे पहले किसके संदर्भ में? इंडिया के संदर्भ में। इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति थी वो क्या थी? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। सेकंड में अगर आपसे बात करता हूं तो वो थी किसके संदर्भ में? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो वो थी साउथ वेस्ट। थर्ड अगर मैं आपसे बात करता हूं तो तीसरी जो स्थिति थी वो थी ग्लोब या पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो वो हमने आपसे बात की थी क्या? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो ये तो थी डायरेक्शनल कंडीशन। आज मैं जो इस खंड में आपसे मोस्टली चर्चा करने जा रहा हूं वो है हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। देखो, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही अगर मैं आपसे देशांतरीय स्थिति की बात करता हूं तो देशांतरीय स्थिति जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। लेकिन देखिए, अगर मैं इस अक्षांशीय और देशांतर स्थिति में आपसे बात करता हूं क्योंकि आज की क्लास ही पूरी इस स्थिति पर अक्षांशीय देशांतर स्थिति से रिलेटेड है। जनरली ये राजस्थान का मैप, देखो राजस्थान का ये मैप है और राजस्थान के इस मैप में अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये सबसे पहले नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। राजस्थान के इस मैप में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को इंडिकेट कीजिएगा तो देखो हमारे पास 4 मैथमेटिकल डिजिट हैं। एक है 23-3 और दूसरा है 30-12। उसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं 69-30 और नंबर 4 है हमारे पास 78-17। आपसे पूछा जाए कि भाई इन चारों मैथमेटिकल डिजिट को राजस्थान के मैप पर रखना है तो जनरली हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। मुझे भी नहीं पता भाई कहां 23-3 को रखना है, कहां 30-12 को रखना है। सीखना है ये सारी बातें हमें। देखो, मान लीजिएगा हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि भाई कहां कहां रख सकते हैं। अगर मान लीजिएगा मैं दक्षिण में रख देता हूं 23-3 तो निश्चित रूप से उसके बाद 24, 25, 26, 27 और लास्ट हम रखेंगे 30-12। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा मैं इसका उल्टा कर दूं, उत्तर में रख देता हूं क्या? 23-3 तो ऐसे ही यहां साउथ की बात करूंगा तो क्या आएगा? 30-12 आएगा। तो 2 कंडीशंस बनी। दक्षिण में अगर 23-3 रखेंगे तो उत्तर में 30-12 आएगा
और उत्तर में अगर 23-3 रखेंगे तो दक्षिण में 30-12 आएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं देशांतरीय स्थिति की, अगर मान लीजिएगा मैं पूर्व में 69-30 रखता हूं तो पश्चिम में क्या आएगा 78-17। ऐसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं देखता हूं तो पश्चिम में रखता हूं 69-30 तो पूर्व में क्या आएगा 78-17। वास्तव में कौन से डिजिट आएंगे इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, जानकारी करनी है। देखो यहां से अगर मैं राजस्थान के मैप में देखता हूं, सबसे ऊपर ये श्री गंगानगर है, सबसे नीचे हम देखते हैं ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इधर पूर्वी डायरेक्शन में देखते हैं तो यहां कौन है, यहां धौलपुर है, और पश्चिमी डायरेक्शन में देखते हैं तो यहां कौन है, जैसलमेर है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पेपर में क्या बनता है। अभी सीखा कुछ नहीं है, समझा कुछ नहीं है, और सीधे ही क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन को भी पहले हम देखते हैं, समस्याओं को पहले बात करते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो हमारे सामने यही आई कि भाई हम 23-3 को दक्षिण में लिखें या उत्तर में लिखें, या 69-30 को हम पश्चिम में लिखें या पूर्व में लिखें, लेकिन अभी आंसर नहीं आया कहां लिखना है। उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे मैं। क्वेश्चन पूछा गया आरएस प्री एग्जाम 2012, आरएस प्री एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से किस जिले से गुजरता है। वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है। पहला मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां धौलपुर, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन श्री गंगानगर, और चौथा ऑप्शन है कौन सा, जैसलमेर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अगर मान लीजिएगा मैं 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट में कहां मानता हूं, पूर्वी दिशा में लिखता हूं, तो देखिए 69-30 जब यहां से गुजर रहा है तो 70 कहां से गुजरेगा, धौलपुर से गुजरेगा। दूसरा, अगर मैं 69 डिग्री 30 मिनट कहां मानता हूं, पश्चिम में मानता हूं, कहां मानता हूं, पश्चिम में मैं 69 डिग्री 30 मिनट मानता हूं, तो यहां 69 और ये क्या होगा, 70 होगा। तो देखो अगर मैं पश्चिम में 69-30 मानता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसलमेर आएगा। और अगर मैं पूर्व में 69-30 लिखता हूं तो आंसर क्या आएगा, धौलपुर आएगा। दो आंसर, दो पॉसिबिलिटीज हो गई कि भाई धौलपुर भी आंसर हो सकता है और जैसलमेर भी आंसर हो सकता है, लेकिन वास्तव में आंसर कौन सा है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि पहली बात मैं कर चुका हूं आपसे, जब हमें यही नहीं पता कि भाई 23-3 कहां लिखेंगे, 30-12 कहां लिखेंगे, 69-30 कहां लिखेंगे और 78-17 कहां लिखेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं दे सकते। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्न में से राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा। ऑप्शन की वापस बात करता हूं, सबसे पहले जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन श्री गंगानगर, और चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने क्या, धौलपुर। अब बात कर रहा है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिले से गुजरेगा। अगर मान लीजिएगा मैं दक्षिण में 23-3 लिखता हूं तो 24 डिग्री कहां से गुजरेगा, बांसवाड़ा से गुजरेगा। और अगर मैं उत्तर में 23-3 लिखता हूं तो 24 डिग्री कहां से गुजरेगा, श्री गंगानगर से। तो यहां भी हमारे पास दो आंसर की पॉसिबिलिटी निकल के आई, श्री गंगानगर भी हो सकता है और धौलपुर भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में आंसर क्या है ये अभी मुझे जानकारी नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस की जानकारी हमें करनी है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि ये लाइन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन को साबित करना, प्रूव करना, ये इस चैप्टर का हमारा मुख्य उद्देश्य है। बेसिकली इस लाइन में अक्षांश देशांतर स्थिति की इस लाइन में मैंने कहा कि 4 मैथमेटिकल डिजिट हैं, जिसमें से जैसे डिग्री और मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। यहां देखो इनमें तो हम सिर्फ इतना इंटरचेंज कर सकते हैं,
जरूरत पड़ी तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। बाकी तो 4 मैथमेटिकल डिजिट है, कहां रखना है? ये क्वेश्चन हमारे सामने है, समस्या हमारे सामने है, और इस लाइन में क्या क्या समस्याएं हैं वो भी देखने वाली बात है। देखो यहां लिखा हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, मतलब उत्तरी डायरेक्शन लिखी हुई है। यहां ये दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा? यहां ये दक्षिणी भी तो लिख सकता था, उत्तरी क्यों लिखा? ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर लिखा है तो फिर यहां पश्चिमी देशांतर भी तो लिख सकता था, पूर्वी देशांतर ही क्यों लिखा? यह भी हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें जरूरत है इन 2 शब्दों के बारे में जानने की। किस किस के बारे में? अक्षांश और देशांतर। पढ़ित यही तो पढ़ रहे हैं हम, यही तो पढ़ना है हमें, अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे कब? जब आपको अक्षांश और देशांतर की प्रॉपर नॉलेज होगी। इन अक्षांश और देशांतर की प्रॉपर नॉलेज के बगैर इन क्वेश्चनों के आंसर देना बेईमानी होगा। हम ये समझे कि भाई इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें अक्षांश देशांतर की प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है। आगे मैं आपसे एक एक करके पहले अक्षांश की बात करूंगा और उसके बाद किसकी? देशांतर की बात करूंगा। देखो मैं अक्षांश के बारे में आपसे बात करता हूं। अक्षांश का जहां तक सवाल है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हम देखते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हम कह सकते हैं ये जो पृथ्वी है, देखो अक्षांश और देशांतर बेसिकली हम ये कहें कि पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं हैं, वास्तव में नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई अल्लाह ने या ईश्वर ने या भगवान ने ये लाइनें खींच दी हों। ये इन लाइनों की, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या की गई है? कल्पना की गई है, वास्तव में नहीं है। कल्पना किसके द्वारा की गई है? टॉलमी के द्वारा। भूगोलवेत्ता हुए हैं टॉलमी, उन्होंने इनकी क्या की? कल्पना की है। बेसिकली अक्षांश की अगर मैं बात करता हूं, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में, देखो ऐसे में अगर लाइन खींच देता हूं क्षैतिज रूप में, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश की पुनः मैं बात कर रहा हूं आपसे, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में नहीं, वास्तविक नहीं है, क्या है? काल्पनिक है। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और वह अक्षांश, देखो इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं क्या? वृत्ताकार। कैसी होती हैं? वृत्ताकार। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। वृत्ताकार का तात्पर्य इस प्रकार से, क्योंकि देखो बोर्ड पर हम 3 डायमेंशनल कंडीशन नहीं दिखा सकते, जनरली इस प्रकार से हम बात करते हैं। देखो वृत्ताकार, अगर मैं ग्लोब पर देखता हूं, ये हमारी ग्लोब है, और इस ग्लोब पर ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। मैंने कहा कि पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में, मतलब ये, एक तो हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से लंबवत रूप में कह सकते हैं, क्षैतिज रूप में खींची गई क्या? काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये देखो इस प्रकार से पृथ्वी पर ये बीचों बीच में मैंने एक लाइन खींच रखी है, और अभी मैंने ये भी कहा है कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं, मतलब बीचों बीच में एक लाइन है पूरी। ठीक है, तो पूरा एक राउंड बना, पूरा वृत्त बना। देखो यहां अगर मैं बात करता हूं आपसे, बीचों बीच की जो लाइन है इसको कहा गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा गया? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को कहा जाता है, एक और नाम दे देता हूं मैं, भूमध्य रेखा। और इसी का एक और नाम है, इसे कहा जाता है
विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। देखो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। 2 बराबर भाग का तात्पर्य ये कौन सा गोलार्ध? ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हम ये कहें, देखो यहां डेफिनेशन निकल के आती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कौन सी रेखा है? वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है, वह रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषु बोलते हैं सूर्य को। ऐसी रेखा पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो विषु की ओर हमेशा रहती हो। विषु मतलब सूर्य। सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या चमकता है? सीधा चमकता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। तो ये पता लगा होगा आपको 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है। देखो अब मैं आगे आपसे बात करता हूं, अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो देखो यहां से ये 0 है, 0 से ये उत्तरी ध्रुव मतलब 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब हम 0 से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तरी ध्रुव में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर 0 से चलना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते हुए हम कहां पहुंचे? 90 पर पहुंचे। मतलब 0 से लेकर कहां? 90 तक गए। 0 के बाद हमने कहा कि यहां 1 से लेकर 90 उत्तरी गोलार्ध में। आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश हैं। ऐसे में आपसे बात करूं भाई दक्षिणी गोलार्ध में 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और यहां आते हुए दक्षिणी ध्रुव पे आएंगे, यहां भी 90। तो दक्षिणी गोलार्ध की मैं आपसे बात करता हूं तो यहां कितने अक्षांश है? 90। देखो जहां तक 0 का सवाल है, इधर हमने उत्तरी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 तक की बात की, मतलब 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 की बात की, मतलब 90 है। 0 को ना हमने उत्तरी गोलार्ध वाले अक्षांशों में काउंट किया, ना दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांशों में। एक हो गया हमारे पास 0। टोटल में बात करता हूं 181, 181। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? 181। संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हुए? 181। कैसे हुए ये भी समझ में आया होगा। 90 उत्तरी गोलार्ध के हैं, 90 दक्षिणी गोलार्ध के हैं और एक 0 है, मतलब टोटल 181। देखो यहां एक डिजिट और आपको अक्सर कहीं गाइडों में या नोट्स वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 179। 179 क्या है? देखो 179 की अगर मैं बात करता हूं, अभी मैंने आपसे बात की कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, देखो वापस में ग्लोब की बात करता हूं, ये हमारी ग्लोब है और हमने कहा क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा भाई पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश या सबसे बड़ा गोला कौन सा है? अक्षांश के संदर्भ में मैं देख रहा हूं, तो देखो जो बीचों बीच में जो गोला हम खींचेंगे, बीचों बीच में जो वृत्त बनेगा वो निश्चित रूप से सबसे बड़ा वृत्त होगा। क्वेश्चन पेपर में एसएससी वगैरह में पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है, कहां बनता है? 0 डिग्री अक्षांश पर बनता है या भूमध्य रेखा पर बनता है, मतलब बीचों बीच में बनता है। ये बीचों बीच में क्यों बनता है भाई? ये गोला ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे करके हम इस साइड में ऐसे भी तो देख सकते थे। ये केवल क्षैतिज रूप वाला गोला ही बड़ा क्यों होता है? ये लंबवत वाला गोला भी तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, देखो पृथ्वी की जो आकृति है जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा भी अंडाकार होती है, मतलब इसका जो ईस्ट और वेस्ट कंडीशन है ये तुलनात्मक रूप से नॉर्थ और साउथ से क्या है? थोड़ी क्या है? बड़ी है। हम ये कहें कि पृथ्वी का ये जो व्यास है ये 12,756 किलोमीटर है। 12,756 इस वाली व्यास की मैं बात कर रहा हूं, और अगर ये वाला हम देखते हैं तो ये है 12,713। दोनों में डिफरेंस कितना है?
43 किलोमीटर। तो पृथ्वी इस रूप में देखा जाए, अब देखो 12,756 व्यास पे आप गोला खींचेंगे और 12,713 व्यास पे आप गोला खींचेंगे, तो बताइए कौन सा गोला बड़ा होगा? निश्चित रूप से 12,756 वाला बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहां बनता है? भूमध्य रेखा पर बनता है। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं, इस जैसे हमने यहां 0 है, 0 से 1 2 पता है कि हम 90 तक चल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम 90 तक चल सकते हैं। 0 डिग्री सबसे बड़ा हुआ, 1 पर जाएंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? थोड़ी कम होगी। 2 पर जाएंगे और कम होगी, 3 पर जाएंगे और कम होगी, 4 पर जाएंगे और कम होगी। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से कहां पहुंचेंगे? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंचेंगे, वैसे वैसे इस गोले की त्रिज्या जो है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। और उत्तरी ध्रुव पर जब हम पहुंचेंगे तब ये रेखा नहीं रहेगा, तब ये एक बिंदु का रूप धारण कर लेगा। देखो हमने कहा कि सबसे बड़ा वृत्त या सबसे बड़ी जो रेखा है वो कहां खींची गई? 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे बड़ा वृत्त बना। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़े वैसे वैसे इसकी त्रिज्या कम हुई और ये एक रेखा ना रहकर किसके रूप में कन्वर्ट हो गई? बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो गई। और मैथमेटिक्स में रेखा की परिभाषा और बिंदु की परिभाषा क्या है? बिल्कुल अलग है, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। देखो अब हम यहां बात करते हैं, जैसे 0 से हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है मतलब उत्तरी ध्रुव, वो बिंदु का रूप धारण कर चुका है, रेखा नहीं रहा। ऐसे ही यहां मैं बात करता हूं 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करता हूं या दक्षिणी ध्रुव की बात करता हूं, ये भी हमने कहा कि रेखा ना रहकर किसका रूप धारण कर चुका है? बिंदु का, क्योंकि गोला वृत्त इतना छोटा हो गया कि इसने बिंदु का रूप धारण कर लिया है। अब देखो 2 शब्द हमारे पास निकल के आते हैं। आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? आप सीधा आंसर देंगे 181। लेकिन आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? अब हमें पता है कि भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो रेखाएं नहीं है, वो तो क्या है? बिंदु है। तो 2 हम इस 181 में से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तब हमारे पास डिजिट निकल के आते हैं 179। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की बात की जाए 181, कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए 179। तो ये तो हुई अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की बात। देखो 2 शब्द और आप लोगों ने सुने होंगे, मैं सुने होंगे ये मानता हूं, मैं नहीं मानता कि आप लोगों को आता है, आप जानते हैं उसके बारे में। क्या क्या सुने होंगे? एक शब्द है हमारे पास कर्क रेखा। कौन सा शब्द है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा की अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो कर्क रेखा क्या है, बहुत सुना होगा इसके बारे में। कर्क रेखा हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हम कितना चल सकते हैं भाई बताइए? उत्तरी गोलार्ध में हम चल सकते हैं 1 से लेकर 90 तक। 1 से लेकर 90 तक चलना हमने स्टार्ट किया और चलते चलते जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चल रहे तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा। जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आया, हम ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आधा डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे? 30 मिनट। क्या मैं कर्क रेखा को ऐसे लिख सकता हूं? अभी 23.5 लिखा, 23 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। तो 23.5 लिख लो, 23.5 डिग्री लिख लो या 23 डिग्री 30 मिनट लिख लो। तो कर्क रेखा क्या हुई? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने क्या बोल दिया? कर्क रेखा बोल दिया। तो देखो ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूं भाई दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हम 1 से लेकर कितना चल सकते हैं? 90 तक चल सकते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हम कितना चले? 23.5। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 चले थे, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है। हम ये कहें
कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने क्या बोल दिया था, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है, मकर रेखा कहलाता है। तो ये तो हुई देखो कर्क रेखा और मकर रेखा। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं। अक्षांश क्या है, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। वह अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करे, वह अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहां बनता है, मैंने कहा भूमध्य रेखा पर बनता है। क्यों बनता है वो भी मैंने आपको बताया है। ऐसे ही अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 है। क्यों है, 1 से लेकर 90 उत्तरी गोलार्ध में, 1 से लेकर 90 दक्षिणी गोलार्ध में, 90 और 90 180 और एक 0 डिग्री को ना हमने इधर काउंट किया है ना इधर काउंट किया है, टोटल 181। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये रेखाएं नहीं है, बिंदु का रूप धारण कर चुकी हैं। ऐसी कंडीशन में हम इनको हटा देते हैं। तो अक्षांश रेखाएं की बात की जाए तो 2 कम की 179। दूसरा देखो, 2 शब्द हमने देखे थे, कर्क रेखा और मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। यह तो हुई अक्षांश की बात। अब मैं आपसे बात करता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर 2, देशांतर। क्योंकि देखो जब तक अक्षांश और देशांतर की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, कुछ लोग क्या कहते हैं, समझ में आया कि गुरुजी कुछ कुछ आया, तो कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर वे में 100% समझ में आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छुपी है। अक्षांश और देशांतर, हम प्रॉपरली देशांतर की अगर मैं बात करता हूं, देशांतर के माध्यम से हम टाइम मेजरमेंट करते हैं, समय निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, समय का जो निर्धारण होता है। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि हमारा जो टाइम है, भारतीय जो टाइम है, वो लंदन के टाइम से, इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। हमारे टाइम में और पाकिस्तान के टाइम में 30 मिनट का डिफरेंस है हमारे टाइम में। और कहने का मतलब समय का जो निर्धारण है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, देशांतरों के अकॉर्डिंग होता है, देशांतर के अकॉर्डिंग होता है। कैसे होता है समय निर्धारण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वो सारी बातें भी तभी समझ में आएंगे आपको जब अक्षांश और देशांतर का प्रॉपर नॉलेज होगा, और समझाएंगे आपको वो सारी बातें। अलग से चैप्टर लेंगे समय निर्धारण का। देखो देशांतर की मैं बात करता हूं, अभी मैं वापस पृथ्वी की बात करता हूं। ये लो, ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर हमने क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाओं की बात कर ली है। अब मैं आपसे बात करता हूं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये तो पहले भी हम जान चुके हैं कि ये रेखाएं कैसी हैं, वास्तविक नहीं है, कैसी हैं, काल्पनिक हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो सबसे पहले देशांतरों में हम देखते हैं, वहां मैंने अक्षांश की बात की, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। तो कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार। कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। देखो अर्धवृत्ताकार की जहां तक मैं बात करता हूं, ग्लोब पे मैं आप जनरली अगर देशांतर की बात करूं तो ये हमारी ग्लोब है, पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या थी, अक्षांश थी। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या थी, देशांतर थी। अभी मैंने बात की है कि भाई अक्षांश रेखाएं तो कैसी थी, वृत्ताकार थी। मतलब एक अक्षांश का मतलब ये 0, उसके बाद इसके ऊपर दूसरा गोला, तीसरा, इस प्रकार से। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। क्या है, अर्धवृत्ताकार हैं। कहने का तात्पर्य यहां से मान लीजिएगा उत्तरी ध्रुव से कोई हमने एक लाइन खींची और निश्चित रूप से वो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगर ये वृत्ताकार होती तो देखो यहां से स्टार्ट करते और यहां से होते हुए घूमते हुए पीछे से ऐसे आते, तब जाके ये क्या हो जाती, वृत्ताकार हो जाती। लेकिन मैंने कहा कि देशांतर रेखाएं तो क्या होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार का तात्पर्य यहां से ये रेखा स्टार्ट हुई और यहां क्या हो गई, समाप्त हो गई। पीछे
अगर ये वृत्ताकार होती तो निश्चित रूप से आगे भी जो रेखा आगे है वही पीछे होती, लेकिन चूंकि अर्धवृत्ताकार है, आगे कोई रेखा है तो पीछे कोई और ही रेखा है। यहां मैं आपसे बात करता हूं, देखो 0 डिग्री देशांतर, किसके बारे में? 0 डिग्री देशांतर के बारे में। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, बेसिकली इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। इसी को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा और 0 डिग्री देशांतर को क्या? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। यह ग्रीनविच शहर से ही क्यों गुजरती है? मैंने कहा कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनकी कल्पना करने वाले व्यक्ति कौन है? टॉलेमी है। और टॉलेमी बेसिकली लंदन से बिलोंग करता था। और भाई हम ये कहें कि भाई जहां से वो संबंध रखते हैं वहीं से उन्होंने 0 डिग्री को इंडिकेट कर दिया। अगर मान लो आप उनकी जगह होते तो हो सकता है आप अपने गांव से, शहर से इस रेखा को गुजार सकते थे। तो देखो 0 डिग्री देशांतर जो है इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसी को कहा गया प्रधान मध्याह्न रेखा। फायदा क्या हुआ टोलेमी को? लंदन से या ग्रीनविच शहर से गुजारने का फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि संपूर्ण विश्व का जो समय है, संपूर्ण विश्व का जो समय है वो निर्धारित होता है किसके अकॉर्डिंग? 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। कैसे होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गए हैं, उन्हीं का जवाब नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का जवाब भी हम आपको आगे देंगे। समय निर्धारण अलग से एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, प्रधान मध्याह्न रेखा इसलिए बोला क्योंकि संपूर्ण विश्व का समय इस 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है। समय कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा। तो देखो, यहां से शुरुआत हुई। मैंने कहा कि ये अर्धवृत्ताकार है तो पीछे कोई और ही रेखा इसके होगी। देखो, ये 0 डिग्री देशांतर जो है इसने पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड की। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये तो हुई 0 डिग्री देशांतर की बात। मैंने कहा कि आगे 0 डिग्री है तो पीछे कोई और ही होगी। आगे 0 है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है। क्या है? इसके जस्ट पीछे की मैं बात करता हूं। 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री जो देशांतर है इसको कहा जाता है IDL, इंटरनेशनल डेटेड लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका मतलब भी ये भी देखो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है। यहां तो पूरे विश्व का क्या कर दिया? समय निर्धारित कर दिया। अगर मैं इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करूंगा तो यहां बात हो रही है किसकी? तिथियों की। विश्व में तिथियों का निर्धारण, डेट्स का जो निर्धारण है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? 180 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो देखो 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग समय का निर्धारण और 180 डिग्री जो देशांतर है इसके अकॉर्डिंग तिथियों का निर्धारण कैसे होता है, अलग से क्लास लेके आएंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे उसमें। तो ये तो देखो वापस में बात करूं तो देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और बेसिकली हमने कहा कि 0 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में डिवाइड करता है। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के या लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व का समय इसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। 180 डिग्री जो देशांतर है इसके अकॉर्डिंग विश्व में तिथियों का निर्धारण होता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं संख्या। जैसे हमने इधर बात की थी, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांशों की बात की 181 और पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं तो हमने बात की 179। यहां संख्या की मैं आपसे बात करता हूं। देखो, अभी मैंने आपसे बात की आगे 0 पीछे 180, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं देखो 0 से पहले पूर्वी गोलार्ध में काउंट करूंगा। इस प्रकार से देखो बहुत सारी लाइनें इसमें खींची हुई है इस प्रकार से। ठीक है,
जीरो से काउंट करना स्टार्ट किया मैंने, बहुत ध्यान देना, देखो इसमें जीरो से काउंट करना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हुए हम कहां आए, पीछे आए। जीरो से पीछे आए मतलब 180 तक आए। जीरो से चलना स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया, जीरो से चलना स्टार्ट किया, और कहां तक चले, 180 तक, 180 तक। जीरो से चलना स्टार्ट किया और कहां तक चले, 180 तक चले। निश्चित रूप से संख्या, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 से 180 मतलब 180 नहीं, 181, 181, क्योंकि जीरो भी काउंट है। जीरो से लेकर 10 तक आप काउंट करेंगे 11 आएंगे, 1 से लेकर 10 तक करेंगे 10 होंगे, ठीक है। तो जीरो इसमें इंक्लूड है, तो 181। तो देखो इधर हम पूर्वी गोलार्ध में काउंट कर चुके हैं, 181 है। अब हम पश्चिमी गोलार्ध में काउंट करते हैं, जीरो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो कहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते हम कहां आएंगे, पीछे आएंगे, और पीछे 180 है, और 180 को हम देखो जीरो को पहले से काउंट कर चुके हैं और 180 को पहले से काउंट कर चुके हैं, तो यहां 1 से स्टार्ट करेंगे और पीछे आएंगे जब 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे आएंगे जब 179, 1 से लेकर के 179 मतलब 179 मतलब 360 मतलब 360। तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं, 360। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। अब देखो हमने प्रॉपर वे में किसको देख लिया है, अक्षांश और देशांतर। एक बार ब्रीफिंग करा देता हूं, देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री, देखो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं। बेसिकली 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। चूंकि संपूर्ण विश्व का समय इसके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, इसलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं 180 डिग्री, जीरो के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेटेड लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग संपूर्ण विश्व की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। समय का निर्धारण कैसे होता है, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपको मैं लेके आऊंगा। इसके बाद देखो संख्या की बात की जाए, मैंने कहा कि भाई जीरो से हमने पहले पूर्वी गोलार्ध में काउंट किया, तो 0 1 2 3 4 5 और पीछे 180, जीरो से 180 मतलब 181। फिर हमने इधर से चलते हुए हम बात करते हैं, जीरो को ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो 1 से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आए, तो 179, 1 से लेकर 179 मतलब 179, और 0 से 180 मतलब 181, दोनों को टोटल किया 360। तो ये हुई किसकी बात, अक्षांश और देशांतर की बात। अब मैं वापस उसी लाइन पे आता हूं, कौन सी लाइन पर, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति थी, मैं बात करता हूं अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, देशांतरीय स्थिति के बारे में। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, देखो ये डिजिट पहले भी मैंने लिखे थे, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांशीय विस्तार था। दूसरा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतरीय विस्तार था। इससे पहले देखो लास्ट क्लास में मैं एक बात और आपको बता चुका हूं, ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। जो इंडिया की स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति है, और हम जानते हैं ग्लोब पर इंडिया जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो इंडिया का मैप हम देखते हैं, ये इंडिया का मैप, और इंडिया के इस मैप में यहां कौन है, यहां राजस्थान है, और ये नॉर्थ, यहां मैं बात करता हूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब मैं ग्लोब पर देखता हूं इस प्रकार से, अगर देखो मैं यहां ग्लोब पर इंडिकेट कर देता हूं, अब ये हमारी ग्लोब है, और इस ग्लोब पर ये नॉर्थ और ये साउथ, इधर ये ईस्ट और इधर ये वेस्ट। इंडिया के इस मैप को उठाकर मैं कहां रख दूं, पृथ्वी पर रख दूं। हम जानते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, हम जानते हैं इधर ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, हम जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, और इंडिया स्थित है कहां,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब यहां, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो मैं यहां इस इंडिया के मैप को उठाकर यहां ग्लोब पर रख देता हूं। ये लो भाई, यहां मैंने इंडिया को रख दिया, यहां है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये राजस्थान का नॉर्थ और ये राजस्थान का साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे राजस्थान का ये ईस्ट और ये राजस्थान का वेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अक्षांश की नॉलेज हम ले चुके हैं। अक्षांश क्या है? पहला क्वेश्चन, अक्षांश के बारे में नॉलेज ले चुके हैं और किसके बारे में? देशांतर के बारे में। कोई डाउट? दूसरी बात, दूसरी समस्या ये थी भाई, इसको उत्तरी क्यों लिखा? क्योंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हमने उत्तरी लिखा। अगर इंडिया दक्षिणी गोलार्ध में, अगर इंडिया यहां होता तो हम क्या लिखते? उत्तरी ना लिखकर क्या लिखते? दक्षिणी लिखते, क्योंकि हम दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश चल रहे होते। चूंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश चलेंगे, इसलिए हमने लिख दिया उत्तरी अक्षांश। इंडिया का तात्पर्य राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हमने उत्तरी अक्षांश लिख दिया। दूसरा है पूर्वी देशांतर ही क्यों लिखा, पश्चिमी क्यों नहीं? यही क्वेश्चन था हमारा। देखो इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, ये कौन सा गोलार्ध है? ये पूर्वी गोलार्ध है। और ये कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी है। अगर इंडिया यहां होता, पश्चिम में होता, तो हम क्या लिख देते? पश्चिमी देशांतर लिख देते, ठीक है। चूंकि इंडिया पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? पूर्वी देशांतर लिखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब हमें चाहिए था कि भाई ये राजस्थान का मैप, राजस्थान के इस मैप में, ये मैं राजस्थान का मैप ऐसे बना देता हूं। राजस्थान के इस मैप में हमने ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट इंडिकेट किया था। राजस्थान के इस मैप में हमें कौन सी चीज कहां लिखनी है, यही तो हमारे सामने था कि ये चार मैथमेटिकल जो डिजिट है इनको हम कहां लिखें, यही तो समस्या थी भाई। देखो हम जानते हैं ये 0 डिग्री है और हम ये भी जानते हैं 0 से उत्तरी गोलार्ध में कितना चल सकते हैं? 90 चल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं अक्षांश, चूंकि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, क्षैतिज वाली की बात करें तो अक्षांश की बात कर रहे हैं, अक्षांशों की बात कर रहे हैं। अक्षांशों में देखो हमने 0 से चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया? 0 से हम चले, 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते हम चलते गए। उसके बाद जब हमने चलना और आगे चले तो फिर राजस्थान का कौन सा हिस्सा आया? दक्षिणी हिस्सा आया। कौन सा हिस्सा आया? दक्षिणी। देखो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 और ऐसे चलते चलते राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा आया। अब दक्षिणी हिस्सा आया तो देखो 0 से चल रहे हैं तो पहले आएगा हमारा क्या? पहले आएगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट, क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं? 0 से चल रहे हैं और 90 तक चलना है। बीच में हमें तो राजस्थान वाले डिजिट चाहिए थे, तो पहले 0 से चल रहे तो 23 आएगा। उसके बाद आगे चले हम, देखो दक्षिण में हमने जब यहां पहुंचे तो 23 3 आया, मतलब यहां लिखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट। कोई दिक्कत? अब हम देखो और ऊपर चलते हैं, 23 3। देखो यहां से मैं ऐसे स्टार्ट कर देता हूं, ये है 0 और 0 से हम चल रहे हैं ऐसे, 0 से चलना स्टार्ट किया और हम 90 तक चल सकते हैं। लेकिन जब हमने चलना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा आया। दक्षिणी हिस्सा आया तो मतलब 23 3। तो उसके बाद 24 25 26 27 28 29 30 और 30 12। क्लियर हुआ भाई? दक्षिण में आएगा 23 3, उत्तर में आएगा 30 12। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन बता देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिले से गुजरता है? ऑप्शन थे मेरे, क्या थे? ऑप्शन थे जैसलमेर, ऑप्शन था धौलपुर, ऑप्शन था श्रीगंगानगर और ऑप्शन था क्या? बांसवाड़ा। अब आप मुझे बताइए कहां से गुजरेगा? जब 23 यहां से गुजर रहा है तो नेचुरली 24 कहां से गुजरेगा? बांसवाड़ा से। बीचों बीच से कौन? 27 गुजरेगा। तो आंसर हमारा आ जाता है क्या? बांसवाड़ा। अगर हम उल्टा कर देते, यहां 23 लिख देते तो 24 श्रीगंगानगर से गुजरता, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आया बांसवाड़ा। तो जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो कोई दिक्कत? तो
ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि 23 डिग्री 3 मिनट कहां है, दक्षिण में है, ना कि उत्तर में। तो यहां से हम 23 से चलते हैं और नॉर्थ में लिखते हैं, उत्तर में लिखते हैं 30-12। अब देखिए ये तो हुई अक्षांश की बात। 23-3 से 30-12 में कोई दिक्कत, 23-3 दक्षिण में आएगा, 30-12 उत्तर में आएगा। अब मैं बात करता हूं आपसे देशांतर की बात। देखो हम जानते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री जो देशांतर है इससे हमें चलना है, कौन से गोलार्ध में चल रहे हैं? पूर्वी गोलार्ध में चल रहे हैं। कौन से गोलार्ध में? इसलिए हमने पूर्वी देशांतर लिखा। अब 0 से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिएगा यहां मैं 0 मान लेता हूं, यहां ये 0 है, ऐसे मैं इस पोर्शन को काट के यहां रख देता हूं, इस प्रकार से ये 0 है। अब ये 0 से हम चल रहे हैं पूर्वी गोलार्ध में, 0 से यहां से चलना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, यहां से 0 1 2 3 4 इस प्रकार से राजस्थान का सबसे पहले आएगा पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा आएगा? पश्चिमी हिस्सा। और पश्चिमी हिस्सा मतलब जब 0 से हम चल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, 0 से चलना स्टार्ट किया तो पहले आएगा क्या? 69 30। ठीक है भाई, तो यहां से चलना स्टार्ट किया 69 30 70 71 72 ऐसे चलते हुए फिर हम आएंगे राजस्थान के पूर्वी सेक्शन में। तो 0 से चलना स्टार्ट किया, पहले 69 30 आया, फिर 70 71 72 73 74 और लास्ट में ये 78 17। अब मुझे बताइए आरएस प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन क्या था? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा? अब देखिए भाई, जब 69 30 जो है कहां से गुजर रहा है? बिल्कुल जैसलमेर, यहां बॉर्डर से गुजर रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या आएगा? जैसलमेर। अब क्योंकि जैसलमेर तो बहुत बड़ा जिला है, ठीक है, तो 69 मतलब 70। अब यहां 4 ऑप्शन थे हमारे पास, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और धौलपुर। तो धौलपुर से तो लगभग 78 या हम कह सकते हैं 77 गुजरेगा। यहां 70 की बात कर रहा है तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। तो इस क्वेश्चन का देखो, दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे पास निकल के आए। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से, क्योंकि ये 23 है तो निश्चित रूप से यहां 24 आएगा, यहां 30 है यहां 29 आएगा, ठीक है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करता हूं तो कहां से गुजरता है? जैसलमेर जिले से गुजरता है। देखो यहां एक और छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में किस अक्षांश की लंबाई सर्वाधिक होगी? कौन सा अक्षांश सबसे लंबा होगा? भाई जो अक्षांश लगभग बीचों बीच से गुजरेगा। अब यहां से गुजरने वाले छोटे होंगे, फिर यहां थोड़े और, यहां लंबाई देखो थोड़ा और बढ़ गई है, फिर और बढ़ गई है। जो अक्षांश लगभग बीचों बीच से गुजरेगा उस अक्षांश की लंबाई क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी 27 डिग्री। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। इसलिए राजस्थान में सबसे लंबा जो अक्षांश है वो कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऐसे ही मैं देशांतर की आपसे बात करता हूं। देशांतर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 69 के बाद यहां 78 है, बीचों बीच में लगभग 74 है। कौन सा है? 74। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उसकी लंबाई राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक है। तो राजस्थान में 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की लंबाई क्या है? सर्वाधिक है। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन यहां पेपर में पटवार एग्जाम 2019 पटवार एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्या था? देखिए क्वेश्चन था राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर कितना है? देखो अक्षांशीय अंतर की मैं बात करता हूं तो 30-12 में से क्या घटा दो? 23-3 घटा दो। बड़ा इजी है, आप जानते हैं, घटाओ तो जानते होंगे। घटाएंगे निश्चित रूप से, देखो ये 12 मिनट है, 3 मिनट घटाएंगे कितना निकल के आएगा? 9 मिनट निकल के आएगा। 30 मिनट में से 23 मिनट घटाएंगे कितना निकल के आएगा? 7 मिनट, सॉरी 7 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस तो किसमें है? अक्षांशीय अंतर है। अक्षांशीय जो अंतर है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ऐसे में बात करूं आपसे देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर, देखो देशांतरीय अंतर कितना है? सीधी सी बात है, हम 78 17 में से क्या घटा देंगे? 69 30 घटा देंगे। 78 17 में से क्या घटाना है? 69 30 घटाना है।
घटा के देखिए, देखो यहां गलती होती है। गलती क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधा सा 2 में से 3 नहीं घटते, हासिल ली 12 में से 3 घटाए 9, कोई दिक्कत नहीं आती। यहां दिक्कत क्या आती है, हम ऐसे घटा देते हैं, 7 में से 0 घटाए 7, 1 में से 3 घटाए नहीं घटते, हासिल ली 11, 11 में से 3 घटाए 8, उसके बाद यहां 7 बचे, 7 में से 9 नहीं घटते, हासिल ली 17 में से 9 घटाए तो 8, यहां 6 बचे, 6 में से 6 घटाए तो 0। पहले ऑप्शन देखो, जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पहले ऑप्शन पे होता है देशांतरी विस्तार के संदर्भ में 887, और आप जनरली जब घटाते हैं तो आपका आंसर भी 887 आता है। आप इजी गोइंग क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आंसर सही क्या है, देखिए ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, डिग्री है। 17 मिनट में से 30 मिनट घटाने हैं, घट सकते हैं कि नहीं घट सकते, तो हमें यहां से क्या लेनी होगी, हासिल लेनी होगी, और हम जानते हैं हासिल यहां डिग्री है, और हम ये जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट है, हासिल लेते हैं तो 17 और 60 कितने हो गए, 77 हो गए। अब 77 में से 40 घटाना है, 77 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 47, ठीक है। और यहां चूंकि 1 डिग्री दे चुके हैं, 7 में से 9 नहीं घटते, 17 में से 9 घटाएंगे 8, तो ये निकल के आएगा 847। तो राजस्थान का अक्षांशीय जो अंतर है, अक्षांशीय जो विस्तार है, उसमें जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है, और देशांतरीय जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। तो देखो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर की बात हुई। कल मैं आपसे इसी चैप्टर में नेक्स्ट मैं क्लास जो लेके आऊंगा, उस क्लास में आपसे डिटेल से बात करूंगा 2 चीजों के बारे में। एक तो कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, क्या कर्क रेखा है, सब कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट, दूर, बहुत सारे क्वेश्चन वहां भी बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन जो पेंडिंग छोड़े थे, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, अभी भी पेंडिंग छोड़ रखा है, समय निर्धारण और तिथियों का निर्धारण देशांतर के अकॉर्डिंग कैसे होता है, उसके बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं पहले कर्क रेखा के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, और उसके बाद एक एक करके मैं समय निर्धारण के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।